सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। 2 दिन की चंद घंटों की बारिश ये हुई है कराची में और हमने देखा है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हद तक नुकसान पहुंचा। और जब भी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होता है तो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ भी रुक जाती हैं। जहां इंसानी ज़िंदगी में हम रुकावटें देखते हैं, मुश्किलात देखते हैं, वहीं पर हमारी मईशत भी बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। चूँकि कराची ज़ाहिर पाकिस्तान का माशी हब है, इंडस्ट्री यहाँ पर 80% बल्कि इससे भी ज़ायद मौजूद है। और जिस तरह हम अपने माशी टारगेट्स को मुख्तलिफ वक्तों में सेट करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, तो जब इस तरह के मौके आते हैं और 1-2 दिन की कुदरती आफात के नतीजे में जब हम अरबों रुपए का नुकसान देखते हैं तो उससे हमारी इंडस्ट्री की न सिर्फ कॉस्ट बढ़ जाती है, जो कि पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजर रही है, बल्कि जो दीगर मसाइल हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, ख़ासतौर पर वक्त पर ऑर्डर्स पूरे ना करना, फिर जो खाम माल है उसकी ट्रांसपोर्टेशन रुक जाना, ज़ाहिर जो कंटेनर्स हैं, जो ट्रॉलर्स होते हैं, जब वो फ्रीली सड़कों पर मूव नहीं कर पाते, ट्रैफिक जैम्स में फंस जाते हैं, तो बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं हमारी इस इंडस्ट्री के लिए। और फिर जो वर्कर्स हैं हज़ारों लाखों की तादाद में इंडस्ट्रीज़ के, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में जब इशूज़ पैदा होते हैं तो उससे भी बहुत हद तक हमारी इस इंडस्ट्री का काम मुतासर होता है। अब साल हमने देखा कि कितने बड़े बड़े टारगेट्स हमने सेट किए हुए हैं अपनी एक्सपोर्ट्स के, अपने रेवेन्यू जनरेशन के, बिज़नेस एक्टिविटी को मज़ीद बढ़ाने के, लेकिन अगर ये 1-2 रोज़ हुकूमती नाअहली या थोड़ी सी गफलत की वजह से इतने मुश्किल और चैलेंजिंग आ जाते हैं तो उससे नुकसान कितना होता है और कितना पीछे हम चले जाते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस के, हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ सनतकार भी हमारे मुल्क के। मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करना है, अमरीकी टैरिफ का हमें भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं ये चंद घंटों की बारिश होती है 2 दिन में वक्फे से, और पूरा कराची बिल्कुल स्टक हो जाता है, बिल्कुल मफलूज होकर रह जाता है, तो ऐसे में कैसे हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है या कैसे अपने इन एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ा सकती है? ये अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना जो है ये बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है। और 19 तारीख की जो बारिश थी, जो रेन थी डेविस्टेटेड, उसने कमर्शियल, सनती और रिटेल सेक्टर में बुरी तरह से तबाही फैली है और नुकसानात हुए हैं। सनतियों के जो 3-4 इंडस्ट्रियल जोन हैं, जिसमें साइट एसोसिएशन आती है, कोरंगी एसोसिएशन आती है, लांडी एसोसिएशन आती है, पेडल बी एरियन एसोसिएशन आती है और नॉर्थ कराची एसोसिएशन, ये 5 इंडस्ट्रियल जोन है कराची। मैंने चारों से इनमें से बात हुई है मेरी, हर जगह से जो जवाब आया है वो तकरीबन 50% के करीब प्रोडक्शन लॉसेस हुए हैं। और हमारी फैक्ट्रीज में 3 शिफ्टें चलती हैं, तो सेकंड और थर्ड शिफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं चल सकी। और आज सुबह लोग जिनके यहाँ कॉलोनीज नहीं है वो भी नहीं आ सके, तो आज की भी हमारी प्रोडक्शन लॉस हुआ। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है कि 50% आपका प्रोडक्शन लॉस हो जाए, आपको वो नेक्स्ट ऑर्डर वक्त पे देने में मुश्किलात होंगी। दूसरे जो शिपमेंट जाने वाली थी, जो कंटेनर में लोड होनी थी, वो नहीं कंटेनर आ सके या कंटेनर निकल नहीं सके पानी की वजह से, और जहाज मिस हो गए। अब ये जहाज का मिस होना ये नहीं कि आज मिस हो गया अरबाब जहांगीर साहब तो कल सुबह मैं भेज दूंगा। अब उस जहाज की जो सेलिंग है वो 1 हफ्ते बाद है, 10 दिन बाद है, जो दूसरा जहाज आएगा उसमें माल आपका जाएगा। और एक्सपोर्टर के लिए जो सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज होती है, मैं खुद एक्सपोर्टर हूं और हमारा काफी एक्सपोर्ट्स है, सबसे बड़ी तकलीफ जब सुबह उसका मैनेजर या जनरल मैनेजर फोन करता है कि सर रात को शिपमेंट मिस हो गई, तो मौत हो जाती है कि अब आप किस तरह से अपने बायर को समझाएंगे कि जो हमने डेट दी थी उसके ऊपर माल नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि हमारी शिपमेंट जो है वो मिस हो गई। अब क्वांटिटेटिव टर्म में अगर आप बात करते हैं कि कितने माली नुकसानात हुए हैं, तो तकरीबन 50 अरब रुपए यौमिया के नुकसानात हैं। इसमें रिटेल लॉसेस भी हैं, जो दुकानें परचून की दूसरी थी, होलसेल की मार्केट्स हैं, जोड़िया बाजार वगैरह की जो है जामकलात, ये
और इसमें सनती यूनिट है। अब एक एक सनती जोन में तकरीबन 4000 सनतें हैं। साइट में भी तकरीबन 4000 है, औरंगी में काटी जिसको कहते हैं 4000 है, फिर फेडरल बे एरिया नॉर्थ कराची और आते हैं। इन 4000 सनतों में जब मजदूर नहीं आए और शिपमेंट नहीं हुई तो माली नुकसान उन्होंने अंदाजा लगाया है $449 मिलियन का पर डे। अब ये आपके रेवेन्यू लॉस भी करेगा, एफबीआर को रेवेन्यू भी कम मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि 2020 में जो सैलाब जो फ्लड आया था, अर्बन फ्लड जी, उसमें भी तकरीबन यही एक फिगर दी गई थी कि 50 बिलियन योमिया का नुकसान हुआ है, और इस बार भी तकरीबन वही फिगर है। क्या हम इससे नहीं सीख सकते? ये जो फ्लडिंग है उसकी दुनिया में बारिशें होती, दुनिया में बारिशें होती हैं, लेकिन सनतें चलती रहती हैं। ट्रेलर कंटेनर हाईवे पे पोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं और शिपमेंट वक्त पे होती है। हमारे मुल्क में ये बारिश, हमारे स्टाफ 10-11 बजे तक घर नहीं पहुंच सका, उसमें ख्वातीन भी थी, हमने गाड़ी में भेजे होते, हमारी ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन पानी ने जाने देना था। अब मिर्जा साहब ये शिपमेंट्स मिस हुई हैं, इससे एक बायर का जो कॉन्फिडेंस या एतमाद है अपने सेलर पर, वो कितना फिर मुतासर होता है और उससे आगे के ऑर्डर्स कितने मुतासर होते हैं? दूसरा जुमला उससे पूछता हूँ कि जी मुझे कुछ ग्रेस पीरियड दे दें, नेक्स्ट शिपमेंट में ये हम भेज रहे हैं। वो कहता नहीं, अब बाय एयर भेजें, उससे कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। हमारे बिजनेस में अरबाब बाय एयर अगर मैं किसी को दूं कि आपकी शिपमेंट बाय एयर करें तो वो बद्दुआ होती है, क्योंकि बाय एयर में पूरे साल का प्रॉफिट 2-3 शिपमेंटों में खत्म हो जाता है। अच्छा। और लेकिन बायर हक बजानी भी, जो हमने एग्रीमेंट किया उसके हिसाब से आज शिपमेंट जानी थी, नहीं गई तो फिर वो टाइम बचाने के लिए बाय एयर भेजें। और बाय एयर इज वेरी 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 एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है, और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी हम भेज भी नहीं सकते, स्पेस अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। टेक्सटाइल के कुछ आइटम हम भेजते आए हैं, लेकिन वो आपको रेड में ले आता है 3-4 शिपमेंट। तो मिर्जा साहब इसका मतलब जो अभी हमने अपने टारगेट जो सेट किए हुए हैं उड़ान पाकिस्तान के तहत अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करने के, या जो हम प्लान कर रहे हैं कि अमेरिका ने हम पर बड़ा कम टैरिफ लगाया है और दीगर ममालिक पर ज़्यादा लगाया है, तो उसको हमें मैक्सिमम अंदाज से कैपिटलाइज करना है उस अपॉर्चुनिटी को, तो ये जब तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस माशी हब का, इस मेट्रोपॉलिटन सिटी का नहीं ठीक करते, तो ये इन सारी ऑफर से या इन टारगेट्स तक हम कैसे पहुँच सकेंगे? नहीं, उड़ान पाकिस्तान का $60 बिलियन का जो टारगेट है वो आसान टारगेट नहीं है। चले अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ 19% दे के, और हमने उनको कुछ इंपोर्ट उनसे ज़्यादा लेके नॉन टैरिफ बैरियर ख़त्म करके हम बायलैटरल ट्रेड बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर ये इस तरह की स्लिपेजेस होंगे, ये लैकिंग्स होंगी, ये शिपमेंट मिस होगा, ये प्रोडक्शन लॉस होगा, तो आप ये उड़ान पाकिस्तान, फिर वो उड़ान पाकिस्तान नहीं होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ ये एक बार का नहीं, 2020 में अभी हमने हाथ चलाए थे अरबाब जहांगीर साहब, और ये आप कल की जो थी वो, आज मैं ऑफिस गया हूँ, बिजली नहीं है, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा है, तो स्टाफ को आज आए हुए को वापस जाना पड़ा। ये सब चीजें अकुमुलेट होती हैं आपकी मिजरीज में, आपकी लॉसेस में, और आपकी क्रेडिबिलिटी में। ये क्रेडिबिलिटी जो आप बाहर देंगे अपनी, वो ये है कि भाई वी आर नॉट ए रिलायबल सप्लायर ऑफ गुड्स, और ये एक बायर को मैसेज अगर कभी चला जाए तो वो रिपीट ऑर्डर के लिए उसके पास दूसरा ऑप्शन। तो अब मिर्जा साहब ये क्या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इस वक्त नजर आ रही है हमारी सिटी गवर्नमेंट में, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, और फिर फेडरल से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, ट्रेड मिनिस्ट्री डेवलप करें। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके नाले जो हैं उनकी सफाई है, पर आपके नाले 40 mm पानी ले सकते हैं, जबकि बारिशें कल 100-150 और एक जगह गुलिस्तान हदीद में तो 250 तक हुई है। तो ये पानी का फ्लो जब तक नहीं बनेगा और नालों की सफाइयां
सही तरह से नहीं होंगी। जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है इसमें मुर्तज़ा आपने दिखाया कि नाले में पानी का फ्लो नजर आ रहा है, लेकिन मेरे साहब अभी भी अगर हम 2020 या उससे पहले 2007 की बारिशों से उनकी क्वांटिटी से मवाजना करें तो ये अभी भी कम बारिश हुई है एज कम्पेयर टू जो 2020 में 230 मिलीमीटर या उससे पहले भी 200 मिलीमीटर है। और आज की बारिश अगर हुई तो दिस रेन विल ऐड टू दी जो आप तखमिया दिया जा रहा है उसमें इजाफा होगा बिल्कुल। तो ये बिजनेसमैनों का, सनतकारों का, परचून दुकानदारों का, होलसेलर का और एक आम जो मुलाजमीन है हमारी फैक्ट्रीज में और हमारे ऑफिस में, उन सब का इज्तिमाई लॉस है, जो शहर का लॉस है, सूबे का लॉस है, मुल्क का लॉस है। और इसको रोकने के लिए हमें एक मौसर और कम्प्रीहेंसिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा इस बड़े शहर को। तो अब ये बताइएगा मिर्जा साहब कि बिजनेस कम्युनिटी इस इशू पर, चूंकि 50 अरब एक दिन का नुकसान, तो इस पर सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई सिटिंग वगैरह प्लान किया आप लोगों ने कि ये मामला उनके पास रखें कि अब नेक्स्ट टाइम कम से कम ना हो? गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब और मेयर साहब मेरा शहरों के दौरे पे हैं। मैं भी अपने हल्के की अभी विजिट करके 4 घंटे की आया हूँ और पानी निकल रहा है। कुछ जगह तो बेहतर हो गई है काफी, लेकिन डिफेंस में हालात इतने अच्छे नहीं है। मुझे ताज्जुब है कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने जो नाले बनाए थे जिसमें ये कहा जाता था कि ये पूरा पानी जो है वो दरिया में चला जाएगा, वो कहाँ पे पिट गई बात, वो किस तरह से क्यों नहीं हो सका, उस पर मैं इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा ये हल्का है, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ साहब से बात हुई है, कल मैं मिल भी रहा हूँ, कि वो समझना हम चाहते हैं। अरबों रुपए खर्च हुए थे और ये एश्योरेंस था कि ये पानी इन नालों से दरिया में जाके गिरेगा। तो मुझे दरियाओं में नहीं गिरता हुआ नजर आया, मुझे तो वही सड़कें फ्लडेड और मकानों में घुस गए। बड़ी अफसोस की बात है। तो होता है कि ये बुनियादी राइट्स हैं लोगों के, जिसमें इतनी मुश्किल हो रही है उनको ये हकूक देने में और ये फैसिलिटीज देने में। लेकिन सिंध हुकूमत और मेरा दोनों आउट इन द मार्केट में है, वो शहरों में जहाँ भी गंभीर सिचुएशन है वो हल करने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया बिजली मिर्जा मेंबर स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में ई गेमिंग इंडस्ट्री का रुझान अब बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और एक बड़ा ज़बरदस्त अपवर्ड ट्रेंड भी हम देख रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल और टैलेंट हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इंटरनेशनल इवेंट्स में हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को बड़े बड़े इवेंट्स जीतते हुए देखते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जाकर जीते और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी इंडस्ट्री में या इस पूरे सिनेरियो में कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को नहीं मिलती। यानी जिस तरह दीगर स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि बड़े भारी भरकम वहाँ पर बजट्स होते हैं, बड़ी तैयारियाँ होती हैं, कैंप्स लगते हैं, बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ये इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है और ये अरबों डॉलर की कमाई क्या पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री के तहत हम अपनी मईशत में ला सकते हैं या फिर ये महज एक वक्त का ज़िया है? चूँकि एक तासुर होता था अब से कोई 25-30 साल पहले कि अगर कोई वीडियो गेम खेल रहा है, चाहे वो किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखता हो, तो वो अपना वक्त ज़ाय कर रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दौर जदीद होता गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम दाखिल होते रहे, तो हमने देखा कि अब सिनेरियो और सोच और तासुर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। तो इमरान खान साहब CEO है रैप्टर गेम्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा इनसे इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि आगे इस इंडस्ट्री में अभी मजीद कितना एमर्ज होने का पोटेंशियल मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो ई गेमिंग इंडस्ट्री है इस वक्त, जिसमें हम अरसलान ऐश और दीगर बहुत सारे प्लेयर्स को इंडिविजुअल भी और एज टीम भी बड़े कंपटीशन जीतते हुए देखते हैं, इसमें कितना पोटेंशियल है, कितना टैलेंट अभी पाकिस्तान में मौजूद है और ये मजीद हमें कितना आगे लेकर जा सकते हैं? तो पहले तो बहुत शुक्रिया इस टॉपिक के ऊपर बात करने का। मेरी इंडस्ट्री में लोग अक्सर अफसोस करते हैं कि ये मेन स्ट्रीम में डिस्कस नहीं होता, जबकि इसके ह्यूज यूथ इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट जो है हमारे मुल्क में और हमारे आस पड़ोस के मुल्क में
हमें देखने को नजर आता है, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में। अगर मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह शुरू करूं कि इस वक्त अगर मैं आपको ऑफिशियल नंबर्स बताऊं तो पाकिस्तान में नंबर ऑफ एक्टिव गेमर्स की तादाद 43 मिलियन से ज्यादा बढ़ चुकी है। दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट, अगर आप कहें कि एक सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन किसी एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट की, वो इधर आपको मिलेगी। 43 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जिनकी तादाद अगले साल के एंड तक 55 मिलियन क्रॉस करने की है। और मजे की बात यह है कि इस पॉपुलेशन में 80% से ज्यादा 13 साल से लेके 26-27 साल की उम्र के बीच में फॉल करते हैं। दैट मीन्स ये वो वाले लोग हैं जो अपने अर्ली ईयर्स में या अपनी प्राइम में हैं, और देयर एबिलिटी टू एंगेज या इनकी सकत इस इकोनॉमी में एंगेज करने की काफी ज्यादा है। मतलब ये अपने अगले 10, 15, 20 साल दे सकते हैं इस इंडस्ट्री को। अगर हम आज इस साल की बात करें तो दिस हैज बीन अ ग्रेट ईयर फॉर पाकिस्तान। अगर आप देखें अरसलान ऐश ने भी कुछ हफ्ते पहले अपना रिकॉर्ड कायम किया, एक और रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 6ठा ईवो चैंपियनशिप उसने जीता, जिसमें ओपन टेकन पे महारत उसने हासिल की। दैट इज जस्ट अरसलान। अगर आप देखें पाकिस्तान कंसेक्यूटिव ईयर्स में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है सऊदी में। अनफॉर्चुनेटली टेकन में इस बार थोड़ा जल्दी एलिमिनेट हो गया, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर जीते थे, उससे पिछले साल भी और इस साल भी क्वालिफाई किए। इस साल जो पबजी की टॉप टीमों में है वो पाकिस्तान से 439 की टीम क्वालिफाई की और काफी आगे लेवल तक गई बिफोर दे गॉट एलिमिनेटेड इनटू द फाइनल राउंड्स। तो अगर आप देखें तो चाहे वो आप सिंगुलर स्पोर्ट्स की बात करें या टीम बेस्ड स्पोर्ट्स की बात करें, आप ये देखेंगे, क्योंकि हमारा काम, हमारा ताल्लुक कम्युनिटीज में ऑपरेट करना होता है। अगर आप बड़े शहर छोड़ भी दें, KLI छोड़ दें, आप पेशावर भी बड़ा शहर है उसको भी छोड़ दें, और आप टियर 2, टियर 3 शहरों में जाना शुरू करें, तो आपको अब हजारों की या लाखों की तादाद में लोग नजर आएंगे जो कि एनुअली compete करते हैं कम्युनिटी लेवल टूर्नामेंट्स में या जो चंद गिने चुने बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। क्योंकि जिस तरह आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि अब ना ये एक पास टाइम या हॉबी से आगे बढ़ चुका है। जाहिर बात है, हर स्पोर्ट्स की तरह इसकी शुरुआत किसी के हॉबी या किसी के पास टाइम से ही होती है। हर बच्चा क्रिकेट बचपन से कमाई के लिए नहीं स्टार्ट करता, शुरू में वो गली में खेलता है और अपने शौक पालता है। ऑल दैट इज ट्रू, लेकिन अब ये एक सीरियस इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुकी है इंडस्ट्री। अगर आप सऊदी की एग्जांपल लें, UAE की एग्जांपल लें, इंडिया की एग्जांपल ले लें आप, तो ये इंडस्ट्री अपने आप 250, 300, 400, 500 मिलियन, $1 बिलियन का रेवेन्यू कुछ मुल्कों के लिए क्रॉस कर जाता है। क्योंकि देखिए ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, इससे गिरी हुई पूरी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। इसके साथ ब्रॉडकास्टिंग है, इसके साथ 3D एनिमेशन डिजाइन है, इसके साथ म्यूजिक है, इसके साथ एनिमेशन है, मूवीज है। तो जब ई स्पोर्ट्स और ई गेमिंग पॉपुलर होता है ना, तो जितनी भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो सारी मशरूम करती हैं। इसलिए आप देखें दुबई के अंदर भी स्पोर्ट्स वीजा अलग है, अबू धाबी के अंदर है, सऊदी के अंदर अलग है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पर हो ताकि जितनी भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी हैं वो भी बूम करें। सो इस वक्त तो आप ये समझ लें कि हमने ऊपर से सिर्फ हल्का सा, कहते हैं ना, वो फ्रिक्शन स्क्रैप किया है खाली। अगर आज आप देखें 43 मिलियन गेमर्स अगर पाकिस्तान में एक्टिव हैं, तो इसमें से ऑफिशियल इकोनॉमी पार्टिसिपेट मुश्किल से 1.5 से 2 मिलियन, 3 मिलियन लोग कर रहे होंगे, 4 मिलियन लोग कर रहे होंगे। तो वी हैव मोर देन 70-80% पीपल मोर दैट वी कैन ऑफिशियली टेक एडवांटेज ऑफ इन दिस। इमरान साहब, अभी हम देखें अपनी अगर IT इंडस्ट्री को, कोई $4 बिलियन के अराउंड हमारी उसमें एक्सपोर्ट हैं। अगर हम अपनी बिजनेसेस या ऑनलाइन बिजनेस देखें तो वो लोकली कोई $5 to $6 बिलियन का रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये मार्केट्स आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज हो रही हैं। जो गेमिंग है जिसमें अभी 43 मिलियन गेमर्स मौजूद हैं, ये कितना रेवेन्यू इस वक्त जनरेट कर रहे हैं या पोटेंशियल कितना है रेवेन्यू को बढ़ाने का? देखिए, इसको मैं रिलेट करता हूँ। आपने अच्छा किया, आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात की, तो मैं गेमिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करता हूँ, विच इज गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज। ठीक है, हम वहां से एक थोड़ा सा पैरेलल जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब ऐसी कंपनियां आपके अपने मुल्क में मौजूद हैं जो किसी भी तरीके से, चाहे तो किसी ऑफशोर कंपनी के लिए, आउटसोर्स के लिए काम करते हुए या अपने गेम बनाते हुए, $multi-million कंपनीज हो चुकी हैं जो कि हंड्रेड्स एंड मिलियंस का रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। ठीक है, अभी मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा कि वो कंपनी कहाँ कायम है, वो पैसा पाकिस्तान लाती कि नहीं लाती, मैं इन डिबेट्स में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ जनरेटेड रेवेन्यू और बिजनेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर का रेवेन्यू कर रही है और उनका ग्रोथ पोटेंशियल इज इन द बिलियंस। अगर अब आप ई स्पोर्ट्स की बात करें, देखिए जहां जहां ई स्पोर्ट्स अभी हमारे रीजन में बड़ा है ना या बड़ा हुआ है, वो
बड़ा हो गया है म्यूजिक एंड मूवी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कंबाइंड से ज्यादा बड़ा हो गया है। समझ रहे आप मेरी बात? मतलब इफ द पोटेंशियल टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, फ्रॉम टीवी ड्रामास एंड म्यूजिक इन पाकिस्तान इज महीने का $30 मिलियन। मैं ऐसे एक रैंडम नंबर ले रहा हूं, ठीक है? देन ट्रेडिशनली डेटा ये प्रूव करता है हमारी रिलेटेड इकोनॉमीज में कि द पोटेंशियल फॉर ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग इज टू जनरेट एटलीस्ट 2x दैट अमाउंट, बिकॉज गेमिंग दुनिया में हर जगह, चाहे वो इतना सा मुल्क हो या वो अमेरिका जैसा मुल्क हो, उधर गेमिंग और गेमिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज आर एटलीस्ट 2 to 4x द साइज ऑफ म्यूजिक एंड मूवीज कंबाइंड। ठीक है, क्योंकि इसकी जो एंगेजमेंट है उसका नंबर ही बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है जी। अब आप कोई मूवी जब लगती है सिनेमा में, 43 मिलियन लोग नहीं देखने जाते बॉस, सही है? 4 मिलियन लोग भी नहीं देखने जाते, 5 मिलियन लोग भी नहीं देखने जाते। ठीक है, द नंबर्स डोंट नीड टू बी दैट लार्ज। लेकिन जब आप यहाँ पर पाकिस्तान में बात करते हैं कि पबजी कितने लोग खेल रहे हैं, तो आप शॉक्ड होंगे, नंबर होंगे 9 मिलियन, 10 मिलियन। महीने में कितने लोग खेलते हैं जी? 8 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स है पबजी पे माना जी, 10 मिलियन ऑनलाइन है फ्री फायर। अच्छा इमरान साहब, एक सवाल छोटा सा यहाँ लीजिएगा कि ये जो इस वक्त जिस इंडस्ट्री की आप म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसको भी अभी तक एज परमानेंट जॉब एक स्टेटस हासिल नहीं है, यानी लोग उसको मुस्तकिल पेशे के तौर पर अभी भी अपनाते हुए थोड़े से खदशात का शिकार रहते हैं। तो इस इंडस्ट्री को क्या एज परमानेंट जॉब ई गेमिंग को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कंसीडर कर सकता है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए? देखिए, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे मौका मिलेगा बहुत सारे पेरेंट्स को ये जवाब देने का आपके शो के थ्रू। देखिए, मूवी और म्यूजिक में ना बैरियर टू एंट्री बहुत बड़ा है। ठीक है, सबसे पहला बैरियर टू एंट्री ये कि आपके मुल्क में फॉर्मलाइज इंडस्ट्री नहीं है, दोनों चीजें। ठीक है, तो बैरियर टू एंट्री बहुत ज्यादा। अच्छा, नंबर 2, द काइंड ऑफ स्किल सेट जो आपको म्यूजिक और मूवी के लिए चाहिए वो बड़ा रेयर स्किल सेट होता है, राइट? हर बंदा, मैं आज मुंह उठा के जाऊं तो मैं कोक स्टूडियो पे गाना नहीं गाने जा सकता। इट्स सम ऑफ इट इज गॉड गिवन, सम ऑफ इट इज एक्वायर्ड, राइट? बट लाइक मोस्ट स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स और ई गेमिंग ऐसी चीजें जिसमें लोगों ने थ्रू प्रैक्टिस एंड टाइम स्पेंड बड़ी महारत हासिल की है। अगर आज आप अरसलान ऐश को देख रहे हैं कि अरसलान ऐश वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा है, हमने अरसलान ऐश का वो वक्त भी देखा है जब लाहौर में गेमिंग जोन में 10 में से 1 गेम जीतता था बॉस। ठीक है, वो तो एक बात है, लेकिन इसको एंटर करने में ना बैरियर टू एंट्री बहुत लो है। Anybody can enter it. Any child can pick up a phone today and play Free Fire, PUBG. Anybody can have an old PC and play Valorant, Fortnite, कुछ भी कर सकता है और अपनी स्किल को मार कर सकता है। और मजे की बात ये इस वक्त बात कि मोस्ट ऑफ दीज गेम्स आर फ्री टू प्ले। ये सारे गेम जो बड़े बड़े जिनके आप नाम लेते हैं ना, सिवाय टेकन के, जितने आप बड़े बड़े नाम लेते हैं, ये सारे फ्री टू प्ले है बॉस। आज आप पीसी लें, आज आप मोबाइल लें, इनमें से कोई भी घुस सकता है, कोई भी महारत हासिल कर सकता है और कोई भी इसको आप फॉर्मलाइज कर सकता है। इमरान साहब, ये भी बताइएगा जरा पेरेंट्स के लिए, खुद उन गेमर्स के लिए भी जो अभी अर्ली स्टेज पर हैं, कि इसमें पैसे कमाने का आगाज कहां से और कैसे हो सकता है, और फिर इसकी एक आप समझे कि एक्सट्रीम क्या है, कहां तक कमाए जा सकते हैं पैसे इसमें? देखिए, सबसे बेसिक तरीका होता है ना पैसे कमाने का इस इंडस्ट्री में, वो होता है टूर्नामेंट्स और पार्टिसिपेशन पे। ठीक है, वो ये कि आपके इलाके में, आपकी कम्युनिटी में टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, टेकन के, फ्री फायर के, पबजी के, फीफा के, काउंटर स्ट्राइक के, किसी के भी। ठीक है, उनकी मालियत कैन बी एज लो एज 10,000 रुपए और कैन बी एज हाई एज लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है, हम भी टूर्नामेंट कराते हैं, कई कई स्पॉन्सर के लिए हम 20-30 हजार में कराते हैं, कहीं कहीं हम 10-10 लाख रुपए भी देते हैं प्राइज मनी में। तो ये तो सबसे बेसिक तरीका है कि आपने अपने इलाकाई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, आपने अच्छा खेला और आपने मिनिमम 20-30-40 हजार रुपए कमा लिए, मैक्सिमम 1-2 लाख रुपए कमा लिए। होता क्या है बॉस कि आपके मुल्क में इस वक्त टैलेंट एजेंट्स और ई स्पोर्ट्स की लीग्स बैठी हुई है। ठीक है, वो आपका टैलेंट रिकॉग्नाइज करती है और वो आपको देती है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक तो आपको मिलती है सैलरी, ऊपर से आपको मिलता है लार्ज परसेंटेज ऑफ द प्राइज विनिंग। ठीक है, और एक दफा जब आप ऐसे लीड्स के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं खेलते, फिर आपको इनविटेशन आ जाती है जी, इंडोनेशिया खेल के आ जाओ, सिंगापुर खेल के आ जाओ, थाईलैंड खेल के आ जाओ, मलेशिया खेल के आ जाओ। तो आपके उतने पैसे बनते जो आप अरसलान ऐश वगैरह का देखते हैं। इधर की कहानी जो है ना, ये भी बहुत शुरू की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, मैं बहुत एडवांस प्लेयर्स की बात नहीं बता रहा। ये भी शुरू की कहानी जो है ना, मिनिमम 60-70 हजार रुपए महीने से शुरू हो सकती है, जो कि एक फ्रेश ग्रेड ऑफ अ वेरी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी की तनख्वाह होती है। ठीक है, 60-70 हजार रुपए से शुरू हो सकती है। और अगर बहुत ही अंडर एज है, बहुत ही छोटा बच्चा है, तो चले 30-35 हजार दे देते स्टाइपेंड के, यार अभी तो पढ़ो लिखो थोड़ा खेलो, एंड दिस कैन गो अप टू महीने के 2.5-3 लाख रुपए इन तनख्वाह। ठीक है, अब आप इसमें आ जाए 40-50% जो आपको प्राइज मनी का मिलता है। आपने प्राइज मनी कमाई $50,000, $50,000, $40,000, उसका आप 50%, 40%, 60% लेके जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आप
मुल्क में ला रहे हैं और आपको मारे। सो द पोटेंशियल टू अर्न, सबसे बेसिक तरीका है वो ये, और सबसे पॉपुलर तरीका भी यही है कि आप अपनी महारत हासिल करके अपने इलाकाई टूर्नामेंट से शुरू करते हैं और फिर आप किसी लीग के साथ। इमरान साहब, जो महारत हासिल करने की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई एक गेमर पॉलिश हो कैसे सकता है? वो गेम खेल खेल के ही पॉलिश होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई ट्रेनिंग सिस्टम या कोई अकेडमी जिस तरह क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वगैरह में हम देखते हैं, उस तरह का तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बिल्कुल सर, परफेक्ट। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली देखिए, हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान में इतना प्यारा रॉ टैलेंट है कि वो बगैर किसी मदद के भी फल फूल जाता है। ये हम हर चीज में बात करते हैं, क्रिकेट में भी यही बोलते थे, हम हर चीज में यही बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल अनफॉर्चुनेटली ई स्पोर्ट्स में ये सिचुएशन है कि इस वक्त जो भी लोग महारत हासिल कर रहे हैं वो अपनी खुद ग्रंट वर्क से कर रहे हैं, टाइम लगा के, खेल खेल के, खुद बसों में जाते हैं, खुद क्रॉस सिटी ट्रैवल करते हैं, खुद डेवू में जाते हैं, मुल्क अलग अलग शहरों में खेलते हैं और अपनी महारत बढ़ाते हैं। दैट्स नंबर 1। और नंबर 2, उनको कोई सपोर्ट कर लेता है, कोई लीग हो गया, हम जैसे लोग हो गए तो उनको ट्रेनिंग करवाता है। लेकिन इस वक्त जो आपने गैप आइडेंटिफाई किया ना, वो हम में और हमारे साइज के बाकी मुल्कों में यही एक फर्क है कि हमने अभी तक इस इंडस्ट्री को रिकग्नाइज और फॉर्मलाइज नहीं किया है लीगली, इसलिए इसकी तरफ कोई बजट एलोकेट नहीं हुआ है। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम ने एक बजट के लिए आस्क की है ट्रेनिंग और बूट कैंप्स बनाने के लिए, ठीक है, कि लोग वहां आ सके, शॉर्टेस्ट होके वहां खेल सके, वहां लोग उनको ट्रेन करें, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हो, फिजिकल ट्रेनिंग्स भी हो, और लोग अपनी महारत स्ट्रक्चर्ड तरीके हासिल कर सके ताकि उनकी इंटरनेशनल लीग्स में प्लेसमेंट भी हो सके। क्योंकि देखिए, ये एक वाहिद प्रोफेशन है जो कि मुल्क से बाउंड नहीं है। अरसलान ऐश इज नॉट साइंड बाय अ पाकिस्तानी कंपनी बॉस। अरसलान ऐश के दोनों कंपनियां बाहर के, एक सऊदी की ट्विस्टेड माइंड है और एक यूएस की रेड बुल है। So you don't need to be belonging to a local club to महारत हासिल करने के लिए, आप कहीं भी साइंड हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, सीईओ रैप्टर गेम्स, हमारे साथ हुआ। आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारे मुल्क की ओवरऑल जीडीपी का 22% ज़राअत के शोबे से आता है। तकरीबन 40% आवाम हमारी इस वक्त ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले चंद सालों में एक डिक्लाइन हमें नज़र आता है मुख्तलिफ ज़राअत के शोबों में, और जो हर थोड़े दिन के बाद एक बहरानी कैफियत, एक सूरत हाल ऐसी पैदा होती है कि कभी हम गंदम की कीमत को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते देखते हैं, उसका बहरान पैदा होता है, कभी हम ये मामला चीनी के साथ देखते हैं, कभी हम अपनी जो गन्ने की पैदावार है उसमें कमी होते देखते हैं, कभी हमारी दीगर फसलें मसाइल से दो चार रहती हैं। कॉटन का एक बढ़ता हुआ इंपोर्ट बिल इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी पर एक बोझ की सूरत में मौजूद है, चूँकि हर साल उसकी प्रोडक्शन कम से कम होती जा रही है। तो अभी जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, इनसे जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कैसे निपटा जा सकता है। एक टर्मिनोलॉजी हम सुनते हैं, कॉरपोरेट फार्मिंग। इस टर्मिनोलॉजी के सुनने के बाद और प्राइवेट सेक्टर के इस वक्त एग्रीकल्चर शोबे में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए रुझान को देखने के बाद क्या हम ये तवक्को रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी ज़राअत का ये शोबा वापस अपनी उस सिराल पर जा सकता है जैसा ये माजी में हुआ करता था। पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हेड ऑफ कॉर्पोरेट फार्मिंग है फॉर थल इंडस्ट्रीज़, कॉर्पोरेट फार्मिंग के एक्सपर्ट हैं। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का इस वक्त रुझान है, प्राइवेट सेक्टर बड़ी इस वक्त दिलचस्पी दिखा रहा है ज़राअत के शोबे में, क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं जो क्लाइमेट चेंज के इस वक्त चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटने में मददगार साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी दावत का, और मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया कि आज हम एग्रीकल्चर, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी का इन सम वेज़ रूह है, उस पर हम गुफ्तशनीद कर सकेंगे। देखिए, कॉर्पोरेट फार्मिंग एक सोल्यूशन है, और आपने अपने बड़े काइंड इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि कॉर्पोरेट फार्मिंग से मेरा ताल्लुक है। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी कोर एक्सपर्टीज कॉर्पोरेट फार्मिंग अलोन है। मेरा एक्चुअल जो एक्सपर्टीज है वो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर में है, एज द पायनियर ऑफ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑफ कोर्स रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर एक स्केल एग्नोस्टिक फिलॉसफी या फलसफा है काश्तकारी का, ठीक है। उसमें आपका साइज मैटर नहीं करता, चाहे आप छोटे साइज के हैं फार्मर या आप एक बड़े स्केल के काश्तकार हैं। पर ऑफ कोर्स हमारा ऑपरेशन जो है वो बड़े स्केल और एक लार्ज नौयत का है, इसमें शक नहीं, और इसके अपने एडवांटेजेस भी हैं लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब आपके प्रिंसिपल क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि पाकिस्तान में आजकल
क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग सेक्टर में एक्साइटिंग इनोवेशंस आ रही हैं और वो किस तरह से पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। आई थिंक ऑफ कोर्स जिसको हमारे मुल्क में कॉर्पोरेट फार्मिंग कहा जाता है, और ये एक आई थिंक यूनिकली पाकिस्तानी टर्म है इन मैनी वेज, क्योंकि इसको बहुत सारे बाहर के ममालिक में, वेस्ट में ख़ास तौर पे ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जाता। आमतौर पे वहाँ पे स्केल की बात होती है, लार्ज स्केल फार्म्स वर्सेस स्मॉल होल्डर फार्मर्स। तो लार्ज स्केल में अक्सर औक़ात लार्ज स्केल वही कर सकते हैं जिनके पास ज़रिया माश होता है, कैपिटल होता है, सरमाया होता है, और वो उस सरमाए से कुछ अगर चाहें तो अच्छी इनोवेशंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या वो चाहें या उनको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा दिया जाए, हुकूमत ये मैंडेट करे कि आपको ये लाजमन करना है। आई थिंक वो भी बड़ा ज़रूरी है, और हम हुकूमत के रोल में भी मुझे उम्मीद है कि आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उनमें से एक चीज़ फॉर एग्जांपल हो सकती है जिसको कहा जाता है हाइज, HEIS, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स। इसमें सेंटर पिवट्स आते हैं, ड्रिप इरिगेशन आती है, इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स आते हैं, होज रील्स आते हैं, तो रेन गन्स आती हैं। तो ये मुख्तलिफ जो इरिगेशन की टेक्निक्स हैं, इनके अपने अपने फिर फ़वाइद हैं, लेकिन पानी की ये अच्छी खासी बचत करते हैं। 50%, 60%, 70% भी पानी की बचत कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं और आपकी सॉइल कैसी है। सैंडी सॉइल है, हल्की ज़मीनें हैं, या ज़्यादा पक्के रकबे हैं, यानी कि क्ले लूम टाइप सॉइल्स हैं। बट कहने का मकसद ये है कि पानी की बहुत ज़्यादा सेविंग हो सकती है। ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान ये लार्ज स्केल पर कर पाए, यानी कि स्मॉल, इधर मेरा मतलब है मैक्रो लेवल पे लार्ज स्केल, यानी कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज होल्डर्स सब ये सिस्टम्स लगा सकें, तो हमारे मुल्क में जो पानी का फुकदान अक्सर आ जाता है डिफरेंट एरियाज में काश्तकारी के लिए, वो ना सिर्फ पूरा हो सकता है, बल्कि हम और बहुत सारे हमारे बंजर इलाके हैं उनको बहाल कर सकते हैं, कनाल सिस्टम्स दे सकते हैं, और वहाँ पर भी काश्तकारी हो सकती है। इसी तरह ट्रैक्टर्स अच्छे, फॉर एग्जांपल 4x4 ट्रैक्टर्स, 4x4 ट्रैक्टर्स हमने एक एनालिसिस किया, 40% डीजल की बचत करते हैं कंपेयर टू जो हमारे 2 व्हील ट्रैक्टर्स होते हैं। अब ये एक बड़ी 2x4 ट्रैक्टर्स, यानी कि अब ये एक बड़ी सॉर्ट बचत है, इकोनॉमी का भी इसको फ़ायदा है, फार्मर को भी इसको फ़ायदा है। सिमिलरली अच्छे क्वालिटी के सीडर्स, मैं क्योंकि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का एडवोकेट हूँ और इस पर हम बात भी करेंगे, हल चलाना पाकिस्तान की ज़मीनों के लिए एक इंतहाई नुकसानदेह कदम रहा है। पिछले चंद दहाइयों में इसने हमारी ज़मीन को बहुत नुकसान पहुँचाया है, और जितना ज़्यादा हल चलाते हैं, कुछ ऐसे बेल्ट्स हैं जहाँ क्लेई सॉइल्स हैं, वहाँ फार्मर जो है वो 3-3, 4-4 हल कम से कम चलाता है अपनी अगली फसल बोने से पहले, और इसने हमारी ज़मीन में बहुत तबाही मचाई है, ऑक्सीडाइज कर दिया है ज़मीनों को, हाईली अल्कलाइन भी हो गई हैं। उसके कुछ और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ये एक फैक्टर है। और जो उसमें नामियाती मादा है वो अब ना होने के बराबर है, तकरीबन 0 हो गया है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार में हमें नुकसानात पेश हो रहे हैं, और हम क्लाइमेट रेजिलियंस भी नहीं पैदा कर सकते। ठीक है, और तैमूर साहब ये भी कमेंट कीजिएगा इस पर भी कि ये जो फार्म्स के साइज, एवरेज साइज है, ये ऑलमोस्ट ये पिछले 14 साल में 6.4 से 5.1 पर ये आ गया है, जो एग्रीकल्चर सेंसस 2024 की रिपोर्ट कह रही है, जबकि नंबर ऑफ फार्म्स में तो ये 42% का इजाफा हुआ है। तो तादाद बढ़ रही है, लेकिन वो साइज क्यों घट रहा है? जी, ये तो बेसिक मैथ है, बिकॉज जो ज़मीन है वो जैसे जैसे तकसीम होती है, एक इंसान है, उनके 10 एकड़ हैं, आगे उनके अगर 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, तो वो आगे तकसीम होकर 10 एकड़ से फिर 2.5 एकड़ चारों को चली जाएगी, फॉर एग्जांपल, राइट। तो इस तरह से होते 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 पिछले चंद दहाइयों में हमारे जो लैंड के पार्सल्स हैं, ज़मीन के टुकड़े हैं, वो छोटे से छोटे होते गए हैं। अब इसके जाहिर है कुछ मनफी असरात भी हैं, बिकॉज स्केल के फ़वाइद होते हैं। ऐसा पॉइंट आ जाता है जब काश्तकारी मुनाफा बख्श ही नहीं रहती, और लोग फिर इसी वजह से शहरों की तरफ भागते हैं ज़रिए माश की तलाश में, लेकिन वो भी अक्सर नाकाम होते हैं, या मुश्किलें दरपेश उन्हें बहुत सारी होती हैं, उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट होती है। जब आप गाँव में हो, आपकी जो टेक होम, जो भी आपकी इनकम बन रही है महीने की या साल की, वो सिर्फ एक कंपोनेंट होता है
आपके मुफ्त की छत मिल रही है आपको, आप अपने आबाई घर में रह रहे हैं, आपके पास कुछ जानवर हैं, उससे आपको दूध दही बहुत सारी और चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाती हैं, आप सस्ती कुछ अपनी ज़रूरियात की सब्जियां उगा लेते हैं। शहरों में आप ये चीज़ भी नहीं कर सकते। इसकी इंप्लीकेशंस हैं पाकिस्तान में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे, स्टंटिंग क्राइसिस में। ऑफ कोर्स स्टंटिंग क्राइसिस बहुत वास्ट है, इसके भी बहुत सारे इसकी वजूहात हैं, इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसमें सीवरेज का भी बहुत बड़ा रोल है। तो लेकिन ये भी एक कंपोनेंट है हमारा, एक एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी है। तो ये बेसिक एक मैथ की वजह से हम इस मोड पर गिरे हैं जहां पर हमारी साइजेस ना सिर्फ बहुत कम हो चुके हैं लेकिन आइंदा और भी कम होते रहेंगे। आप देखेंगे हर दिहाई में ये शॉकिंगली रिड्यूस होते रहेंगे। अब इसके लिए या तो पूल इन किया जाए रिसोर्सेज को और कोऑपरेटिव फार्म्स बनाए जाएं, वो इसका एक सोल्यूशन हो सकता है पोटेंशियली। लेकिन ये एक सीरियस और फंडामेंटल क्राइसिस, या फिर लोग लीज पे दे दें ज़मीनें और एग्रीगेटर्स हों जो लार्जर स्केल पर इन चीज़ों को फार्म्स को चलाएं। लेकिन उसके लिए फिर हमें बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत एक एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करे और लोगों को ट्रेन करे ताकि वो और जरिए माश अपना कमा सकें। ठीक है, अब तमूर साहब, चूंकि हुकूमत के रोल का आपने जिक्र किया, तो जो क्लाइमेट चेंज का इस वक्त चैलेंज है, ये इससे भी निपटने में हुकूमत ने ही अपना रोल मौसर तरीके से प्ले करना है, या फिर ये फार्मर्स इस वक्त खुद भी अपनी मदद आपके तहत भी इस काबिल हैं पाकिस्तान में कि वो इस चैलेंज को ओवरकम कर सकें? जी, बड़ा आपने अच्छा और एक बड़ा डीप गवर्नेंस फिलॉसफी का सवाल पूछ लिया है कि हुकूमत का रोल क्या होना चाहिए और अपनी मदद आप का रोल क्या होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में सबसे खुशहाल शायद एटलीस्ट अपनी जेब वाइज वो लोग हैं जिनके पास हाइब्रिड, अच्छी प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी का रेट सस्ता होता है दिन में, उस औकात पे उसको चार्ज भी करते हैं, और लेकिन उनको गैस की ज़रूरत भी, यानी गैसोलीन पेट्रोल की ज़रूरत भी पड़ती है। उन्होंने लंबे डिस्टेंसेस अगर जाना है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो वो भी कर पाते हैं और उनकी फ्यूल इकॉनमी बहुत अमेजिंग है। तो उनकी एक्चुअली जो कॉस्ट है इस चीज़ को, गाड़ी को चलाने की, वो बड़ी बेहतरीन है। इसी तरह हमें एक हाइब्रिड सिस्टम चाहिए जिसमें हुकूमत अपना रोल अदा करे और लोग अपना अदा करें। ये नहीं हो सकता कि सब कुछ हुकूमत ही आके करे और घोल के सब कुछ पिलाए, इस तरह भी नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत का भी बहुत एक जरूरी रोल है। जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनाती है, जो पॉलिसीज और रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाती है, चाहे वो अच्छे फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी है। हमारे गवर्नमेंट ने कोई बायो फर्टिलाइजर्स पे काम ही नहीं किया, जबकि हमारा तो सारा सिस्टम ही बायो फर्टिलाइजर्स पे बेस्ड होना चाहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं दुनिया में एक क्रिटिकल मास पैदा हो रहा है बायोलॉजिकल्स का, जिनका इस्तेमाल से जमीन बहाल होती है। हमें एक सॉइल इमरजेंसी को गवर्नमेंट को डिक्लेयर करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना है कि वो इन प्रोडक्ट्स की तरफ आएं और हम एक कॉस्ट बनाते जाएं उन प्रोडक्ट्स की, जो उन फर्टिलाइजर्स को जो मीट नहीं करते, जो कि जमीनों के लिए नुकसानदेह हैं। हमें ऐसे फर्टिलाइजर चाहिए जो न्यूट्रिएंट्स भी दें लेकिन बायोलॉजिकली अवेलेबल फॉर्म्स में दें, जिनमें जाया भी ना हो, जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट में ना करें और ना ही जमीनों को आगे तबाह करें, एल्कलाइज करें। और इसी तरह गवर्नमेंट का की एक्सटेंशन सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल है कि वो फार्मर्स को सिखाएं वो कौन सी टेक्निक्स हैं। फार्मर खुद भी वर्मी कंपोस्ट बना सकता है, यानी केचुओं की खाद, कंपोस्ट मुख्तलिफ अक़साम के बना सकता है। ये जो नामियाती खादें हैं, इनके बहुत कमाल असरात होते हैं जब उनको सॉइल में डाला जाता है। और जब आप इनको मिनरल फर्टिलाइजर के साथ मिला लें, स्टडी आफ्टर स्टडी ये शोकेस करती है, कहीं 35% यील्ड में इजाफा हो रहा है, कहीं 40% पैदावार में इजाफा हो रहा है जब आप नॉर्मल मिनरल फर्टिलाइजर को मिलाते हैं नामियाती खादों के साथ। और आप इस तरह होता ही है कि आपको अपनी जो मिनरल फर्टिलाइजर उसकी मिकदार भी आप कम कर पाते हैं और जमीन के लिए भी बहुत मुफीद है, माहौलियात के लिए बहुत मुफीद है। तो इसके हर तरफ फवायद है। तो हुकूमत के मल्टीपल किस्म के रोल है। एक चीज मैं और जरूर बिल्कुल हाँ जी चंद सेकंड लूंगा, वो ये है कि सर्विस प्रोवाइडिंग में आई थिंक हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है। हुकूमत को इनेबल करना है और सीड करना है ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स जो राइट टाइप इक्विपमेंट्स छोटे फार्मर्स को दे रहे हैं ताकि वो भी फायदा उठा सकें। मसलन हाई क्वालिटी इंपोर्टेड नो टिल या जीरो टिलेज प्लांटर्स। इससे होता है ये प्रिसीजन प्लांटर होते हैं, इससे आपकी पैदावार में बड़ा इजाफा आता है और आपकी जमीन में हल चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, जिससे आपका जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बहुत शुरू हो जाता है। मलिक साहब, हेड ऑफ कॉर्पोरेट फार्मिंग फॉर थल इंडस्ट्रीज, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।